दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। ये प्रश्न आपके आगामी आयोजित किए जाने वाले अन्य परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी हैं। इसमें 3 प्रैक्टिस सेट हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। आज ये नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का चौथा प्रैक्टिस सेट है और इसमें आपको कुछ नए और अलग प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, सकारात्मक उदारवाद का निम्नलिखित में से किसमें विश्वास नहीं है। ऑप्शन है आपके कल्याणकारी राज्य, नैनो राज्य यानी छोटे राज्य, नैतिक माध्यम के रूप में राज्य या फिर लघु या मिनिमल राज्य। तो सकारात्मक उदारवाद का लघु या मिनिमल राज्य में विश्वास नहीं है। दोस्तों सकारात्मक उदारवाद लघु या मिनिमल राज्य में यकीन नहीं करता है और टी.एच. ग्रीन राज्य के हस्तक्षेप की बात स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार सकारात्मक उदारवाद के अंतर्गत राज्य लोक कल्याण के कार्य अपने हाथ में ले लेता है। गरीबी, अज्ञानता, बीमारी, गंदगी और बेकारी जो कि बेवरेज रिपोर्ट 1942 में था, उसको दूर करने के लिए राज्य का सकारात्मक हस्तक्षेप जरूरी है। तो सकारात्मक उदारवाद जो है ये लघु या मिनिमल राज्य में विश्वास नहीं करता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राल्स की न्याय संकल्पना। देखिए, राल्स की न्याय की संकल्पना किस पर आधारित है आपको बताना है। वितरण सिद्धांत, समझौता सिद्धांत, अंतर सिद्धांत या संप्रक्त पद्धति सिद्धांत। इसमें जॉन राल्स की न्याय की संकल्पना किस पर आधारित है? तो ये है अंतर सिद्धांत यानी ऑप्शन सी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों राल्स की न्याय की संकल्पना अंतर सिद्धांत या भेद मूलक, जिसको अंतर कहा गया है, ये भेद मूलक सिद्धांत पर आधारित है जिसको डिफरेंस प्रिंसिपल कहा जाता है। इस सिद्धांत में ये माना जाता है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को इस प्रकार से क्रमबद्ध किया जाना चाहिए कि जो न्यूनतम सुविधा प्राप्त वर्ग है उनको अधिकतम लाभ मिल सके। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। राल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की संज्ञा दी है और राल्स के अनुसार न्याय की समस्या प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण की है और इसमें जो सामाजिक और आर्थिक असमानताएं हैं इनको इस तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि समाज का जो न्यूनतम सुविधा प्राप्त वर्ग है यानी जो हाशिए पर उपस्थित वर्ग है उसको अधिकतम लाभ मिल सके, तभी समाज में न्याय की स्थापना हो सकती है। तो जो प्राथमिक वस्तुएं हैं उनके वितरण की मूल समस्या जो है वो न्याय की समस्या है। जब इसमें डिफरेंस या डिफरेंशिएट किया जाता है, भेद किया जाता है, तभी ये न्यूनतम सुविधा प्राप्त वर्ग को अधिक लाभ दे सकती है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें लेखक और पुस्तकों का मिलान करना है आपको। देखिए, फ्रेडरिक हेयक की पुस्तक है द रोड टू सर्फडम। जॉन राल्स की पुस्तक है ए थियरी ऑफ जस्टिस। अमर्त्य सेन की पुस्तक है न्याय का विचार यानी आइडिया ऑफ जस्टिस। ये इंग्लिश में आइडिया ऑफ जस्टिस है और प्लेटो की पुस्तक है द रिपब्लिक। तो 3, 4, 2 और 1 आपका मिलान हो जाएगा। 3, 4, 2 और 1 इस क्रम से आप मिला सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 3, 4, 2 और 1 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें सूची 1 में जो है ये विचारधाराएं हैं और सूची 2 में उनका प्रतिनिधित्व करने वाले विचारकों के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखिए,
तो 9 उदारवादी, ये रॉबर्ट नोजिक जो हैं ये 9 उदारवादी विचारक हैं। उदारवादी विचारक कौन है? तो जॉन राल्स उदारवादी विचारक हैं। मार्क्सवादी तो आप जानते हैं रोजा लग्जमबर्ग, ये मार्क्सवादी विचारकों के अंतर्गत हैं। और तृतीय विषय या थर्ड वर्ड से संबंधित हैं एडवर्ड सईद। तो 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 ऑप्शन बी आपका सही सुमेलन हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि 9 उदारवादी विचारक फ्रेडरिक हेयक, रॉबर्ट नोजिक आदि हैं। उदारवादी विचारकों में, आधुनिक उदारवादी विचारकों में जॉन राल्स हैं, रोजा लग्जमबर्ग मार्क्सवादी विचारक हैं और एडवर्ड सईद ये तृतीय विश्व की विचारधारा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों के साथ सही उत्तर का चयन करें। इसमें देखिए उदारवाद, समाजवाद, प्रत्यक्षवाद और अराजकतावाद है। तो जब हम इस प्रश्न को यहाँ पर पहले नंबर पे कौन सा है? पहले नंबर पर उदारवाद है, दूसरे पर आपका उदारवाद, उसके बाद समाजवाद है। यहाँ पर ये प्रश्न ऐसे हो जाएगा, उदारवाद, समाजवाद, फिर प्रत्यक्षवाद और अराजकतावाद। इसमें इनका क्रम बताना है। तो उदारवाद जो है ये 17वीं शताब्दी की धारा है, समाजवाद 18वीं शताब्दी की, अराजकतावाद 19वीं शताब्दी की और प्रत्यक्षवाद ये लास्ट में 20वीं शताब्दी की अवधारणा है। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, 3। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उदारवाद 17वीं शताब्दी, समाजवाद 18वीं शताब्दी, अराजकतावाद 19वीं शताब्दी और प्रत्यक्षवाद 20वीं शताब्दी। दोस्तों जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है, फ्रांसीसी दार्शनिक प्रूधो को अराजकतावाद का जनक कहा जाता है, समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट ओवेन के द्वारा किया गया था और ऑगस्ट कॉम्टे को प्रत्यक्षवाद या पॉजिटिविज्म का प्रवर्तक माना जाता है। प्रत्यक्षवाद सिद्धांत केवल वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान को ही विश्वसनीय और प्रामाणिक मानता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें हमने आपको बता भी दिया कि उदारवाद के जनक जॉन लॉक हैं, आप जानते हैं। समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट ओवेन के द्वारा किया गया था। ऑगस्ट कॉम्टे को प्रत्यक्षवाद का जनक या प्रवर्तक कहा जाता है और फ्रांसीसी दार्शनिक प्रूधो को अराजकतावाद का जनक कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण भारत और यूके में सर्वमान्य है या सर्वसामान्य है? संसद की सर्वोच्चता तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, भारत में संविधान सर्वोच्च है। लिखित संविधान ये भी नहीं है क्योंकि ब्रिटेन अलिखित संविधान का उदाहरण है। द्विसदन पद्धति तो भारत और इंग्लैंड दोनों में द्विसदन पद्धति है और सदन के पटल पर सबसे बड़ी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री होता है, ये दोनों जगह सही है। तो याद रख लीजिए दोस्तों, 3 और 4 आपके सही हैं, 1 और 2 नहीं। तो द्विसदनी पद्धति और सदन के पटल पर सबसे बड़ी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री, ये 2 लक्षण भारत और ग्रेट ब्रिटेन में समान हैं। भारत में केंद्रीय विधानमंडल में राज्यसभा और लोकसभा नामक सदन होते हैं। ब्रिटेन में लॉर्ड सभा और कॉमन्स सभा नामक 2 सदन हैं। ब्रिटेन में कॉमन्स सभा में बहुमत के नेता को महारानी के द्वारा प्रधानमंत्री का पद संभालने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का आधारभूत तत्व है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में एकल कार्यपालिका होती है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एकल कार्यपालिका, इसमें सत्ता केंद्रीकृत होती है। कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सी विशेषता अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की है ये आपको बताना है।
कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद या कैबिनेट का चयन स्वयं करता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, सही है। ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ये ऑप्शन डी, ऊपर वर्णित सभी तथ्य आपके सही हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की ये सभी विशेषताएं हैं। दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को राष्ट्रपति शासन व्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं अपने विवेक से करता है। अगला प्रश्न है, अध्यक्षात्मक या प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का उदय या विकास हुआ था, और इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से पृथक होती है। जैसे संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से अंतः संबंधित होती हैं, वहीं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से पृथक होती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। कथन है, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं, बिल्कुल सही है। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का जीवन रक्त कहा जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में भागीदारी, सरकार का निर्माण, नागरिकों में राजनीतिक सहभागिता का प्रशिक्षण देते हैं। और कारण है कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दल ही लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं या लाइफ ब्लड का कार्य करते हैं। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। जब खराब शासन होता है तो सामान्यतः लोग राजनीतिक दलों को कोसते हैं। देखिए, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी और एस.ए. डांगे। तो यहाँ पर जो विकल्प हैं उसमें से आप देखिए, महात्मा गांधी सही उत्तर हो जाएंगे। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण ने भी दल विहीन लोकतंत्र की बात की थी। तो महात्मा गांधी ने दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया था। ये दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र और सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे। अगला प्रश्न आसान सा है, भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, ये कथन किसका है? तो याद रखिएगा, केसी वियर का कथन है कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। सहकारी संघवाद, तो सहकारी संघवाद जो है इन ग्रेनविल ऑस्टिन की धारणा है भारतीय संविधान के बारे में। सौदेबाजी संघवाद या बार्गेनिंग फेडरलिज्म, ये मॉरिस जोन्स की धारणा है। अर्धसंघवाद या क्वासी फेडरलिज्म, ये केसी वियर ने कहा है। और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद, ये भारतीय संघवाद के बारे में आइवर जेनिंग्स का कथन है। 4, 3, 1 और 2। देखिए, 4, 3, 1 और 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा है, तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश के इच्छानुसार, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर, या राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं। दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर, कदाचार और असमर्थता 2 जो हैं
तरीके होते हैं। साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित जो है प्रत्यावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष भेजना होता है और ऐसे समावेदन के राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति के आदेश से उस न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की भी यही प्रक्रिया है। एक शब्द आता है महाभियोग या इम्पीचमेंट। तो महाभियोग शब्द का प्रयोग संविधान में केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए ही किया गया है। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए कौन सा शब्द है? महाभियोग। महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए और इनके लिए संविधान के अनुसार हटाना रिमूव शब्द प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 कथन आपके दिए गए हैं और आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन से कथन आपके सही हैं, आपको बताना है। ये कूट के आधार पर ये आपको बताना है कि इसमें से कौन से कथन सही हैं। देखिए, पहला कथन है कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो ये कथन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा का सभापति स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है। इसलिए पहला कथन आपका सही नहीं है। दूसरा कथन है भारत का संविधान ये परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार गठित करते हैं। तो ये भी कथन आपका सही नहीं है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 124(4) में उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पदमुक्त करने का आधार अक्षमता और साबित कदाचार है, लेकिन अक्षमता और कदाचार को परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए दूसरा कथन भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में कुल 7 धाराएं हैं, जिसमें उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के महाभियोग, संसद में ऐसे समावेदन के रखे जाने और न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता की जांच और उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया का ब्यौरे देते हैं। तो ऑप्शन 3 कथन 3 आपका सही है। चौथा है कि यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान के लिए लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित हो। तो ये भी कथन आपका सही है। तो ये आपका कथन 3 और 4 सही निकला। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। केवल 3 और 4 सही हैं, कथन 1 और 2 आपके सही नहीं हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा सा वैचारिक प्रश्न है, इसलिए इसको अच्छे से आप देखिएगा। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा के लिए क्या प्रावधान है। 4 विकल्प दिए गए हैं, उसके बाद आपको कूट के आधार पर बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है, बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जाता है, तो ये कथन सही नहीं है। न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है, बिल्कुल सही है। और भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात ही की जाती हैं, ये कथन आपका सही नहीं है।
देखिए, उच्चतम न्यायालय को देश के संविधान का प्रहरी माना जाता है, अभिभावक माना जाता है। इसलिए उसकी स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए संविधान में कई उपबंध किए गए हैं। जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो उस समय राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना होता है और न्यायाधीशों को राजनीति के प्रभाव से दूर रखने के लिए उनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारत होता है, जिसके लिए संसद में मतदान नहीं होता है। कथन 1 और 3 आपके सही हो जाएंगे, तो यहाँ पर विकल्प ए सही है, केवल 1 और 3 आपके सही कथन हैं। अगला प्रश्न भी कोट के आधार पर ही दिया गया है कि कोट के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। 2 कथन दिए गए हैं। संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। तो ये कथन आपका सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 138 आर्टिकल 138 जब आप पढ़ेंगे तो इसमें वर्णित है कि संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय की संघ सूची के संबंध में अतिरिक्त अधिकारिता को विस्तारित कर सकती है, और ये कह रहा है कथन में कि विस्तारित नहीं कर सकती, इसलिए पहला कथन आपका सही नहीं है। दूसरे कथन पर आते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो आप जान लीजिए कि उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक अनुच्छेद 146(1) के तहत और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक अनुच्छेद 229(1) के तहत संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। फिर भी अनुच्छेद 146(5) के तहत जहां उच्चतम न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है, वहीं उच्च न्यायालय का प्रशासनिक व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। और यहाँ पे क्या कहा है कि न्यायालयों का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है, ये अलग अलग है। उच्चतम न्यायालय का प्रशासनिक व्यय जो है ये भारत की संचित निधि पर और उच्च न्यायालय का राज्य की संचित निधि पर भारत होता है। तो इसलिए दोनों ही कथन आपके सही नहीं हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, न तो 1 और न 2, दोनों ही कथन आपके सही नहीं हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं कहाँ पर? तो इसमें देखिए सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में बात की गई है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सेवानिवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 124 सब सेक्शन 7 आर्टिकल 124(7) के अनुसार सेवानिवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। जबकि हाईकोर्ट के बारे में थोड़ा सा प्रावधान अलग है। अनुच्छेद 220 के अनुसार आर्टिकल 220 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद उच्चतम न्यायालय में और अन्य उच्च न्यायालयों में, यानी कि जिस उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश रहे हों उसको छोड़कर वकालत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कहीं भी वकालत नहीं कर सकते, लेकिन हाई कोर्ट के न्यायाधीश जिस हाई कोर्ट में वो अस्थायी रूप से रहे हों उसको छोड़कर अन्य हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है 1993 यानी 1993 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए 1993 में कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था। और 1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सबसे पहले उच्चतम न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा ये जो कॉलेजियम व्यवस्था थी उसका निर्णय दिया गया। इस निर्णय में कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों का कॉलेजियम निर्धारित किया गया था, जिसको राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए परामर्श पर उच्चतम न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने 1998 में विस्तारित कर मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों से संरचित किया था।
तो 1993 में जो है ये कॉलेजियम प्रणाली को अपनाया गया था भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। अगला प्रश्न है, ये देखिए, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? 3 कथन इसमें से गलत हैं, 1 कथन सही है, वही आपको बताना है। देखिए, राज्यसभा का विघटन नहीं होता, बिल्कुल सही है। इसके सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, सही नहीं है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने सदस्य को अपना सभापति चुनती है, सही नहीं है। भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है, ये भी सही नहीं है। केवल जो है कथन ए आपका सही है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। जो कार्यकाल है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और इसके 1/3 सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पे होता है। और ये जो निर्वाचन है ये प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप में होता है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए ये अपना सभापति किसी को नहीं चुनते हैं। और महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। यहाँ पर जो कहा गया है वो सही नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो आप जानते हैं 12। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 80 क और अनुच्छेद 83 के अनुसार, 81 क और 83 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, जिनको कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान होता है। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, इन क्षेत्रों में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें 4 कथन आपके दिए गए हैं, इसमें से कोई एक कथन आपका सही है। प्रश्न एक बार ध्यान से सुनिएगा कि निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदान किए जाते हैं। देखिए, राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना ये सही नहीं है, ये राज्यसभा का विशेषाधिकार नहीं है। संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना और राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के बाद उसकी पेंशन निर्धारित करना, चुनाव आयोग के क्रियाकलापों का निर्धारण और चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित करना। तो ये जो कथन है, इसमें केवल कथन बी यानी ऑप्शन बी आपका सही है राज्यसभा के विशेषाधिकारों में। दोस्तों, संसद को राज्य सूची में अनुच्छेद जो है ये 249 है। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा यदि अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद उस पर कानून बना सकती है। इसी प्रकार यदि राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, जिसमें न्यायिक सेवा भी शामिल है, उसके लिए उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के समर्थन से संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकती है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? ऑप्शन है आपके नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने में, संविधान में संशोधन करने में, सरकार को हटाने के विषय में या कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। तो राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं आपको बताना है।
ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है और बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। इसमें पूछा गया है कि किस क्षेत्र में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के बराबर हैं। तो सही उत्तर संविधान में संशोधन करने के विषय में ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप देख लीजिए कि राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां संविधान में संशोधन करने के बारे में है। संविधान संशोधन के लिए जो विधेयक होता है, बिल होता है, चाहे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाए, परंतु उसे दोनों सदनों से पृथक पृथक पारित किया जाना होता है। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है, आपको बताना है। तो भारत एक गणराज्य है, आप जानते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है भारत। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। गणराज्य का मतलब होता है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत। इसलिए भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कौन राज्य का प्रमुख होता है, आपको बताना है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या उपराष्ट्रपति? तो सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति जो है कौन होते हैं। भारत के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 के तहत कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति और संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का प्रमुख कौन होता है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये हो जाएंगे राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, कथन और कारण से संबंधित है। आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। तो बिल्कुल सही, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ब्रिटिश राजा वंशानुगत होता है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, ये गलत है। तो आप देखिए, ए सही परंतु आर गलत है। ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है क्योंकि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। ब्रिटेन का राजा वंशानुगत होता है, इसलिए दोनों एक दूसरे से अलग हैं। भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख होता है, इसलिए ये दोनों भी भिन्न हैं। ए सही है परंतु आर गलत है। अगले प्रश्न पर आते हैं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, ये किसके बारे में कहा गया है? वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, ये कथन किसके बारे में कहा गया है? तो सही उत्तर राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति में सभी कार्यपालिका शक्तियां होती हैं, लेकिन वो शासन का औपचारिक या नाम मात्र का ही प्रमुख होता है भारत का राष्ट्रपति। वास्तविक रूप से शासन संचालन प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये कथन कि वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन नेतृत्व नहीं, ये राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, अप्रत्यक्ष मतदान से। तो यहाँ पर जो सटीक उत्तर होगा वो होगा अप्रत्यक्ष मतदान से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और आप जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 55(3) के तहत भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है और ये मतदान गुप्त होता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो निर्वाचक मंडल होता है, इसमें संसद के, ये याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछता है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये बहुत जरूरी है याद रखना। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य नहीं बल्कि निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो निर्वाचक मंडल बनता है, और इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं।
तो जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन का उदाहरण है और राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल बनता है उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इस जो है निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, जिनके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। हमने व्याख्या कर ली है। वही प्रश्न आपके सामने आ गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सदस्य कौन होते हैं, आपको बताना है। तो देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन लोग सदस्य होते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ये नहीं है, क्योंकि केवल राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखिए, तो यहाँ पर सही उत्तर 1, 3, 4 आपके सही हो जाएंगे। अभी अभी हमने इसके बारे में व्याख्या किया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो है संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये कथन संकेत करता है किसका? राज्य बुराई भी है और जरूरी भी है। देखिए, राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये कथन किसकी ओर संकेत करता है या राज्य के किस सिद्धांत को व्याख्यायित करता है? अराजकतावादी सिद्धांत, व्यष्टिवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत या नव उदारवादी सिद्धांत? देखिए, ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, राज्य के व्यष्टिवादी सिद्धांत का। दोस्तों, राज्य के व्यष्टिवादी या यहाँ पर इसको व्यक्तिवादी, राज्य के व्यक्तिवादी या व्यष्टिवादी सिद्धांत में कहा जाता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। इस सिद्धांत में माना जाता है कि राज्य जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति के विकास के लिए केवल राज्य ही परिस्थितियां प्रदान करता है जिसके तहत व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। लेकिन राज्य एक बुराई है, क्योंकि राज्य के द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती की जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। कथन और कारण से संबंधित है और दिए गए कोड के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, कथन क्या है कि प्रजातांत्रिक समाजवाद विविधता में एकता को महत्व देता है। तो सही उत्तर जो है ये हो जाएगा, बिल्कुल सही है। प्रजातांत्रिक समाजवाद विविधता में एकता को महत्व देता है। कारण है कि सांस्कृतिक बहुलवाद प्रजातांत्रिक संस्थाओं के कार्यचालन में अड़चन डालता है। ये आपका सही नहीं है। क्यों? अगर आप देखें तो विविधता में एकता को प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक समाजवाद की विशेषता बताई गई है, तो कथन तो सही हो जाएगा। लेकिन सांस्कृतिक बहुलवाद को प्रजातांत्रिक संस्थाओं के कार्य संचालन में बाधा बताया गया है, जो गलत है, क्योंकि सांस्कृतिक बहुलवाद का मतलब होता है किसी देश या समाज में अलग अलग धर्म और सांस्कृतिक समूहों के लोगों का सह अस्तित्व होता है। ये परस्पर सह अस्तित्व लोकतांत्रिक समाज की विशेषता होती है, न कि बाधा। तो अगर कार्यचालन में अड़चन डालता है, ऐसा नहीं होता तो ये सही होता। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्लेटो के विचारों के सिद्धांत का स्रोत नहीं है, आपको बताना है। हेराक्लिटस संभूति के क्षेत्र का विस्तार, एंटिस्थेनिस निरपेक्ष वैराग्य वृत्ति और कठोर स्वयातना का विचार, सुकरात अवधारणाओं का सिद्धांत या एलियटिक्स निरपेक्ष संभूति के क्षेत्र का विस्तार। तो इसमें आपको बताना है कि कौन प्लेटो के सिद्धांत का स्रोत नहीं है। तो ये प्लेटो के विचारों में एंटिस्थेनिस निरपेक्ष वैराग्य वृत्ति और कठोर स्वयातना का विचार इसमें शामिल नहीं है। अब देखिए दोस्तों, प्लेटो सुकरात, हेराक्लाइटस, पार्मेनिडीज से प्रभावित था। पार्मेनिडीज एलियटिक्स विचारधारा का प्रवर्तक था, इसलिए प्लेटो पर हेराक्लाइटिस
सुकरात और एलियटिक्स विचारधारा का प्रभाव था। एंटीस्थेनिस को सुकरात का शिष्य होने का गौरव प्राप्त है। वो प्लेटो का लगभग समकालिक दार्शनिक था। तो एंटीस्थेनिस से जो है प्लेटो प्रभावित नहीं था। हेराक्लाइटस, सुकरात और पार्मेनिडीज यानी एलियटिक्स विचारधारा से प्लेटो का सिद्धांत जो है निर्मित हुआ है। एंटीस्थेनिस से वो प्रभावित नहीं था। अगले प्रश्न पर आते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण, और इसके आधार पर दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। लाक के लिए श्रम संपत्ति का स्रोत और औचित्य है, बिल्कुल सही है। और कारण है कि इसका कार्य पृथ्वी को उपभोज्य सामान में बदल देना है, बिल्कुल सही है। अब देखिए कैसे ये तर्क हम सिद्ध करेंगे। दोस्तों, लॉक जो कि उदारवादी विचारक था, वो कहता है कि मनुष्य का उस वस्तु पर स्वाभाविक अधिकार होता था जिसमें उसने अपना श्रम मिलाया हो। प्रकृति में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो जिस वस्तु ने अपने श्रम से उसको तोड़ लिया, वो उसका हो जाता था। लॉक एक उदाहरण देता है कि एक बाग से सेब तोड़ने का उदाहरण है। वो कहते हैं कि ये श्रम सेब को उस आदमी को संपत्ति बना देता है, और इस प्रकार से लॉक उपभोग की जाने वाली संपत्ति की मात्रा की कोई सीमा निर्धारित नहीं करता, बशर्ते कि वह उसे नष्ट न करे और न बिगाड़े। तो ए और आर, कथन ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न भी देखिए, कथन और कारण से संबंधित है, और दिए गए कूट के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। ये अरस्तु से संबंधित है। देखिए, कथन क्या है? कथन है कि अरस्तु के किसी भी प्रामाणिक बोध के द्वारा इस विचार का समर्थन नहीं किया जा सकता कि उसकी दार्शनिक व्यवस्था प्लेटो के विपरीत थी, बिल्कुल सही है। और अरस्तु की व्यवस्था प्लेटो की व्यवस्था की त्रुटियों से मुक्त आदर्शवाद को दार्शनिक रूप देने का एक प्रयास है। दोनों ही सही हैं। अब देखिए दोस्तों, अरस्तु का कोई प्रामाणिक तथ्य या बोध ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा इस विचार का समर्थन नहीं किया जा सकता है कि उसकी दार्शनिक व्यवस्था प्लेटो से विपरीत थी या उसके उल्टी थी, और ये कथन सत्य हो जाएगा। और कारण भी सही होगा, क्योंकि कथन की व्याख्या कर रहा है कि अरस्तु की व्यवस्था प्लेटो के व्यवस्था की त्रुटियों से मुक्त आदर्शवाद को दार्शनिक रूप देने का एक प्रयास है। वास्तव में अगर जो देखा जाए तो अरस्तु और प्लेटो दोनों अपने साध्य में एकमत हैं। दोनों मनुष्य के श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य को लेकर चलते हैं। अरस्तु ने अपने न्याय, आदर्श, राज्य, परिवार, शासक के वर्गीकरण में प्लेटो की त्रुटियों को अपने अनुसार सुधारते हुए विचार किया है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। विचार तत्व होते हैं, विचार सभी चीज़ों का सार होते हैं, विचार चीज़ों के प्रतिबिंब होते हैं, और विचार सार्वभौमिक होते हैं। इसमें से प्लेटो के अनुसार बताना है कि कौन सा कथन आपका सही नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विचार तत्व होते हैं, सही है। विचार सभी चीज़ों के सार होते हैं, सही है। विचार चीज़ों के प्रतिबिंब होते हैं, ये सही नहीं है। विचार सार्वभौमिक होते हैं। तो केवल 3 जो है ये प्लेटो के अनुसार सही नहीं है। 1, 2 और 4 ये सही हैं। आप जान लीजिए दोस्तों कि प्लेटो के अनुसार विचार चीज़ों के प्रतिबिंब नहीं होते। उसके अनुसार किसी वस्तु की वास्तविक सत्ता वो नहीं है जो कि हमें इंद्रियों से प्रतीत होती है, बल्कि वो अमूर्त धारणा है जो कि हमारे मन में विद्यमान रहती है। मूर्त रूप किसी वस्तु की वास्तविक सत्ता की एक अपूर्ण अभिव्यक्ति मात्र है। तो विचार तत्व होते हैं, विचार सभी चीज़ों के सार होते हैं, और विचार सार्वभौमिक होते हैं। ये प्लेटो के अनुसार सही है। विचार चीज़ों के प्रतिबिंब होते हैं, ये सही नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है, और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में दार्शनिक और सूची 2 में विचार दिए गए हैं। मैकियावेली तो नैतिक उदासीनता की बात करता है। हाब्स जो है ये आत्म परिरक्षण की प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है।
यानी आत्मरक्षा के अधिकार को मान्यता देता है। लाक संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार मानता है। और रूसो क्या करते हैं, ये तर्क के प्रति विद्रोह करते हैं, भावनाओं पर बल देते हैं। तो यहाँ पर सही सुमेलन क्या हो जाएगा, सही सुमेलन आपका हो जाएगा 2, 3, 4 और 1। ऑप्शन ए आपका देखिए सही उत्तर हो जाएगा। मैकियावेली नैतिक उदासीनता यानी धर्म और नैतिकता से वो भिन्न है। हाब्स आत्मरक्षा के अधिकार को महत्वपूर्ण मानते हैं। लाक संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार मानते हैं। और रूसो तर्क के प्रति विद्रोह को जो है सिद्ध करते हैं। अगला प्रश्न लॉक से संबंधित है और इसी के आधार पर आपको बताना है कि लॉक के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है। दिए गए कूट के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। पहला कथन है कि राज्य को संवैधानिक राज्य होना चाहिए, बिल्कुल सही। लॉक ने जो है राज्य को संवैधानिक राज्य के रूप में माना है। और सरकार के पास स्वविवेकी अधिकार होने चाहिए, बिल्कुल सही। यह एक सहनशील राज्य है, ये भी सही है। और संपत्ति का अधिकार नैसर्गिक अधिकार नहीं है, ये सही नहीं है। तो केवल 4 जो है ये आपका सही नहीं होगा। आप देख सकते हैं लॉक जो है संपत्ति, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति यानी लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को प्राकृतिक अधिकार मानते हैं। लॉक कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक मनुष्य ऐसे अधिकार रखता है जो मानव होने के नाते उसे जन्म से मिल जाते हैं और जिनसे उन्हें कोई वंचित नहीं कर सकता। ये अधिकार कौन है? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, LLP, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी हैं। लॉक कहते हैं कि ये अधिकार व्यक्तियों को जन्मजात मिलते हैं और समाज या राज्य इन अधिकारों को उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि इन अधिकारों की रक्षा के लिए समाज और शासन की सृष्टि हुई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न रूसो से संबंधित है। रूसो के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि रूसो के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है। 2 मूल वृत्तियां स्व प्रेम और सहानुभूति मानव की प्रकृति का निर्माण करती हैं, बिल्कुल सही है। मनुष्य एक विचारशील मानव दुराचारी पशु होता है, बिल्कुल सही है। परिवार केवल प्राकृतिक समाज होता है, सही है। सामान्य इच्छा एक समूह की सोच नहीं होती है, तो ये सही नहीं है। केवल 4 जो है ये सही नहीं है। आप रूसो को पढ़ते हैं तो रूसो कहते हैं कि सामान्य इच्छा व्यक्ति की वास्तविक इच्छाओं का योग है, सामान्य इच्छा समुदाय का हित होती है और सामान्य इच्छा व्यक्तिगत इच्छा के जो दावे होते हैं उनको पुष्ट करती है। और ये समाज की नैतिक इच्छा होती है जिसका उद्देश्य लोक कल्याण होता है और ये अस्थायी इच्छा भी होती है। रूसो का मानना है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट या सार्वजनिक हित है उसकी निजी हित पर विजय सरल नहीं है, सामान्य इच्छा यही है। और उसके अनुसार सामान्य इच्छा नैतिक और सामूहिक इच्छा है, संप्रभुता इसके प्रयोग के अतिरिक्त कुछ नहीं होती है। तो सामान्य इच्छा एक समूह की सोच नहीं होती है, ये सही नहीं है। सामान्य इच्छा व्यक्ति की उन वास्तविक इच्छाओं का योग होता है जिसका उद्देश्य लोकहित और जन कल्याण होता है। अगला प्रश्न है प्लेटो के परिवार और संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत की व्युत्पत्ति किसके अनुभव से हुई है? स्टेगिरा, स्पार्टा, एथेंस और वेनिस। इसमें से किनके आधार पर प्लेटो के परिवार और संपत्ति के साम्यवाद की व्युत्पत्ति हुई है आपको बताना है। तो ये है स्पार्टा, केवल 2। आप देख लीजिए दोस्तों, प्लेटो का परिवार और संपत्ति का जो साम्यवाद का सिद्धांत है वो एथेंस के पड़ोसी राज्य स्पार्टा के सैनिक तंत्र से प्रभावित था। प्लेटो अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में जो आइडियल स्टेट या आदर्श राज्य की स्थापना के लिए संरक्षक वर्ग यानी दार्शनिक, राजा और सैनिक वर्ग के लिए निजी परिवार और संपत्ति का निषेध किया था ताकि ये वर्ग भ्रष्टाचार से मुक्त रह सके और राष्ट्र के हित में, राज्य के हित में कार्य कर सके। ये स्पार्टा के सैनिक तंत्र से प्रभावित था। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। आधुनिक राजनीतिक विचारक, तो मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक विचारक कहा जाता है। निश्चयात्मक विचारधारा
तो ये आगस्ट काम्टे की है, जिनको कि प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है। निगमनात्मक राजनीतिक सिद्धांत ये प्लेटो ने दिया था। डिडक्टिव और वैज्ञानिक या आगमनात्मक यानी इंडक्टिव मेथड ये अरस्तु का है। 2, 3, 1 और 4 यहाँ पर आप देखिए, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अतिकल्पना के आविष्कार के रूप में प्राकृतिक अधिकारों को किसने दोषी पाया था? लॉक, बेंथम, रूसो और जे.एस. मिल में से सही उत्तर हो जाएगा आपका बेंथम। बेंथम जो है ये प्राकृतिक अधिकारों की जो अतिकल्पना है उसको उसकी आलोचना करते हैं बेंथम उनको सिंपल नॉनसेंस या निरर्थक कहकर आलोचना करते हैं। अगला प्रश्न है, द्वंद्वात्मक पद्धति या डायलेक्टिकल मेथड सबसे पहले किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये हीगल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। द्वंद्वात्मक पद्धति का सबसे पहले प्रतिपादन हीगल ने किया। उन्होंने अपने दार्शनिक और राजनीतिक सिद्धांतों को द्वंद्वात्मक पद्धति की पृष्ठभूमि पर आधारित किया है। मौलिक तौर पर हीगल ने भी द्वंद्ववाद का विचार यूनान से ग्रहण किया, यानी सत्य का अन्वेषण करने के लिए सुकरात और प्लेटो ने इसी पद्धति का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है? आपको बताना है कि ये कथन किसका है। विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है, ये हीगल का कथन है। दोस्तों, हीगल कहते हैं कि विश्व निरंतर विकास का प्रवाह है और ये विकास उसके भीतर उपस्थित अंतर्विरोधों के कारण होता है। अंतर्विरोध या जो द्वंद्ववाद है उसकी वजह से नए विचार आकार लेते हैं और ये विचार आगे चलकर वास्तविक या भौतिक जगत में वास्तविक परिवर्तन के रूप में दिखाई देते हैं। हीगल कहते हैं कि संपूर्ण सामाजिक परिवर्तन और विकास परस्पर विरोधी तत्वों या विचारों के संघर्ष का परिणाम है। तो विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है, ये हीगल का कथन है। अगला प्रश्न है, देखिए, नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत की एक आलोचना ये है कि यह 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। सामाजिक हितों को वैयक्तिक हितों के ऊपर रखता है। ये मानता है कि समाज से पूर्व अधिकार मौजूद थे। मानता है कि अधिकार प्रभुसत्ता की उत्पत्ति है और अधिकारों की सामाजिक मान्यता पर अत्यधिक जोर देता है। तो नैसर्गिक अधिकारों की सबसे बड़ी आलोचना ये है कि ये मानता है कि ये समाज से पूर्व मौजूद थे। ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसको अच्छे से जब देखेंगे तो आप क्लियर कर पाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है। और नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत की एक आलोचना जो है वो ये है कि ये मानता है कि अधिकार समाज से पूर्व मौजूद थे। प्राकृतिक या नैसर्गिक अधिकार जो नेचुरल राइट्स हैं उनका प्रतिपादन सबसे पहले जॉन लॉक ने किया था। और लॉक कहता है कि नैसर्गिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं और जिन अधिकारों पर राज्य प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। और आधुनिक समय में नैसर्गिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति को मनुष्य होने के नाते मिलने चाहिए, जैसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार। और राज्य का ये कर्तव्य है कि वो प्रत्येक व्यक्ति के इन अधिकारों का रक्षण करे। अगला प्रश्न है, उत्तर मार्क्सवाद के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। उत्तर मार्क्सवाद या पोस्ट मार्क्सिज्म के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। श्रमिक वर्ग क्रांतिकारी आंदोलनों में विकसित नहीं हुआ है, बिल्कुल सही है उत्तर मार्क्सवाद के बारे में। दूसरा कि आर्थिक वर्ग हित अपेक्षतया विचारधारा और राजनीति से स्वायत्त होता है, सही है। और श्रमिक वर्ग समाजवाद में अपनी आधारभूत स्थिति को बनाए नहीं रख पाता, उपर्युक्त सभी। तो ये चारों ही कथन नव मार्क्सवाद के बारे में, उत्तर मार्क्सवाद के बारे में सही हैं। दोस्तों, उत्तर मार्क्सवादी चिंतकों ने मार्क्सवाद के संबंध में मार्क्स से कुछ थोड़ी सी अलग धारणाएं विकसित की हैं। इनके अनुसार श्रमिक वर्ग का क्रांतिकारी आंदोलन में विकास नहीं हुआ। ये आर्थिक वर्ग हितों को सापेक्षिक रूप से विचारधारा और राजनीति से स्वायत्त मानते हैं और इनका मानना है कि श्रमिक वर्ग ने समाजवाद में अपनी आधारभूत स्थिति नहीं बनाई है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कौन सा तथ्य मार्क्स के अलगाववाद के सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है?
उत्पाद से अलगाव, श्रम कार्यों से अलगाव, प्रजाति मात्र से अलगाव या व्यक्ति से व्यक्ति का अलगाव। तो मार्क्स का जो एलियनेशन थियरी है या अलगाववाद का सिद्धांत है उसमें से कौन सा सही नहीं है? तो आप देखिए इसमें से प्रजाति मात्र से अलगाव ये आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रजाति मात्र में अलगाव मार्क्स के अलगाववाद सिद्धांत के 4 स्तरों में शामिल है। मार्क्स का जो अलगाववाद का सिद्धांत है उसमें वो मानता है कि जो व्यवस्था है उसमें मनुष्य उत्पादन और उत्पादन प्रक्रिया से कट जाता है, मनुष्य का प्रकृति से जुड़ाव खत्म हो जाता है, मनुष्य यानी अपने साथी कर्मियों या साथी श्रमिकों से संबंध खत्म हो जाता है और अंततः मनुष्य अपने आप से भी अलग हो जाता है। तो ये मार्क्स के अलगाववाद के सिद्धांत के बारे में जो चीज़ें थी उसमें से प्रजाति मात्र से अलगाव ये मार्क्स के अलगाववाद के सिद्धांत के संबंध में सही नहीं है। अगला प्रश्न है, मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति के नियम इन्हें समाविष्ट नहीं करते हैं। किसमें? मात्रा का गुणवत्ता में और इसके विपरीत रूपांतरण नियम में, विरोधी की एकता का नियम, नकारने को नकारने का नियम, या द्वंद्वात्मक पद्धति अपने प्रचालन को केवल भूतकाल तक की समझ तक सीमित करती है। तो मार्क्स के द्वंद्वात्मक पद्धति के नियम में कौन सी चीज़ शामिल नहीं है आपको बताना है। तो इसमें द्वंद्वात्मक पद्धति अपने प्रचालन को केवल भूतकाल की समझ तक सीमित करती है, ये मार्क्स के द्वंद्वात्मक पद्धति के नियमों में शामिल नहीं है। मार्क्स ने मानव इतिहास के विकास को द्वंद्वात्मक सिद्धांत के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। उसका कहना है कि संसार की प्रत्येक वस्तु या घटना विरोधी गुणधर्म वाले तत्वों को अपने में समाहित किए होती है जो परस्पर संघर्ष की स्थिति में होते हैं, और उनका जो परस्पर विरोध होता है और एकता होती है उनको पहचानना ही द्वंद्वात्मकता का सार है। इसकी प्रकृति में गतिशीलता और भविष्यगतता निहित है। इसलिए कहना कि द्वंद्वात्मक पद्धति केवल भूतकाल की समझ तक सीमित है ये सही नहीं है। मार्क्स के द्वंद्वात्मक पद्धति के बारे में, मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति में मात्रा की गुणवत्ता और इसके विपरीत रूपांतरण नियम, विरोध की एकता का नियम और नकार के नकार का निगेशन ऑफ निगेशन का नियम इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है, राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत किससे लिया गया है आपको बताना है। जर्मन क्लासिकी दर्शन से, ब्रिटिश राजनीतिक अर्थव्यवस्था से, फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा से, या स्वतंत्रता के अमेरिकन युद्ध से आपको बताना है। तो राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स के सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा से लिए गए हैं। राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत फ्रेंच रेवोल्यूशन की क्रांति से लिया गया है। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में फ्रांस में पूंजीवादी क्रांति हुई थी और इस क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी के बारे में जो है मुद्दा उठाया गया और इसके आधार पर समाज संरचना का सपना मार्क्स ने देखा था। तो याद रखिएगा, राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत फ्रांसीसी क्रांतिकारी परंपरा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि श्रम शक्ति श्रमिक के मस्तिष्क, मांसपेशी और नसों के बराबर होती है? ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका हो जाएगा कार्ल मार्क्स का है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। कार्ल मार्क्स के अनुसार जो श्रम शक्ति है या लेबर पावर है ये श्रमिक के मस्तिष्क, मांसपेशी और नसों के बराबर होती है और मार्क्स श्रमिक शक्ति को नैसर्गिक शक्ति की तरह मानते हैं जो मूल्य का सृजन करती है। और मार्क्स अपनी पहली रचना कैपिटल के पहले ही अध्याय में मूल्य के श्रम सिद्धांत लेबर थियरी ऑफ वैल्यू के प्रतिपादन में ये बात कहते हैं कि जो श्रमिक की श्रम शक्ति होती है वो श्रमिक के मस्तिष्क, मांसपेशी और नसों के बराबर होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है कि किसका कथन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र मैकियावेलियनवाद का उदाहरण है, इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस अहानिकारक है। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है वेबर, मॉर्गेनथाउ, वाल्ट या किसिंजर। तो सही उत्तर ये कथन वेबर का है।
दोस्तों याद रखिएगा, वेबर के अनुसार कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र मैकियावेलियनवाद का उदाहरण है। इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस अहानिकारक है। मैक्स वेबर की पुस्तक है पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन, नोट कर दे रहा हूँ, पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन। ये पुस्तक 1919 में प्रकाशित हुई थी। इसमें उसने कौटिल्य और मैकियावेली के राजनीतिक विचारधारा की तुलना की, जिसमें वेबर ने कौटिल्य को मैकियावेली से अधिक उग्र पाया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी 4 कथन है, इसमें केवल एक कथन आपका सत्य है। प्लेटो का न्याय विधिक संकल्पना है, सही नहीं है, क्योंकि ये केवल एक नैतिक संकल्पना है। न्याय के लिए ग्रीक शब्द डिकायसून है, बिल्कुल सही है। न्याय के लिए ग्रीक यानी जो यूनानी शब्द है वो डिकायसून है, ये आपका सही उत्तर है। प्लेटो के न्याय से तात्पर्य है कथनी और करनी में सत्यता और ईश्वर तथा व्यक्ति का ऋण चुकाना, सही नहीं है। प्लेटो का न्याय संप्रभु की शक्तियों द्वारा प्रवर्तित और उसके नाम के लिए बनाए गए कानूनों और संस्थानों के अनुरूप है, ये भी सही नहीं है। केवल और केवल कथन बी आपका सही उत्तर है। प्लेटो की महत्वपूर्ण पुस्तक है रिपब्लिक, उसमें उसने न्याय के लिए ग्रीक शब्द डियाक्सून का प्रयोग किया। इस शब्द से तात्पर्य सदाचरण से है और इसके अंतर्गत सही रूप में मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य भाव निहित है। ये देखिए अगला प्रश्न, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। स्टेट ऑफ नेचर यानी प्राकृतिक अवस्था। देखिए, स्टेट ऑफ नेचर पर लाक का विचार क्या है? पूर्व सामाजिक, पूर्व राजनैतिक, पूर्व सामाजिक तथा पूर्व राजनैतिक और सामाजिक तथा राजनैतिक। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। तो सही उत्तर पूर्व राजनैतिक, ऑप्शन बी। लाक कहता है कि प्राकृतिक अवस्था यानी स्टेट ऑफ नेचर पूर्व राजनीतिक थी और इस अवस्था में प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए किसी राजनीतिक सत्ता का अभाव था और इस अवस्था में मनुष्य का आचरण प्राकृतिक कानूनों के अनुरूप होता था या प्राकृतिक कानूनों के अनुरूप संचालित होता था। इसीलिए लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनैतिक या प्री पॉलिटिकल अवस्था थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। द प्रिंस में गणतंत्र में राजनीतिक अस्थिरता बनाए रखने के लिए मांगे उपलब्ध कराने पर विचार किया गया है, ये सही नहीं है। द डिस्कोर्सेज में जागीरों में राजनीतिक अस्थिरता बनाए रखने के लिए अपेक्षाएं प्रतिपादित की गई हैं, ये भी सही नहीं है। द प्रिंस राजाओं की गुणताओं से संबंधित है। द डिस्कोर्सेज में नागरिकों की मांगों पर अपेक्षाकृत अधिक बल दिया गया है, ये बिल्कुल सही है और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में राजा के गुणों की चर्चा की है। द डिस्कोर्सेज में उसने नागरिकों की मांगों पर अपेक्षाकृत अधिक बल दिया है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो अस्थिरता है, ये शब्द कहीं नहीं अस्थिरता की बात मैकियावेली नहीं करता है, क्योंकि वो किसी राज्य का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं करता है। वो राज्य की एकता, स्थिरता और उसको बलवान या शक्तिवान बनाने पर बात करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखिए। ये कथन किसका है कि मानव स्वभाव सामाजिक संबंधों की समष्टि है? मानव स्वभाव सामाजिक संबंधों की समष्टि है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर किसका हो जाएगा, बताइए आप। एम.एन. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय, ये उग्र मानववादी विचारक हैं। मानव का स्वभाव या मानव स्वभाव सामाजिक संबंधों की समष्टि है, ये कथन मानवेंद्र नाथ राय का है। उन्होंने अपनी पुस्तक रीजन, रोमांटिसिज्म और रिवोल्यूशन में मानव प्रकृति की विवेचना की। उन्होंने कहा कि मनुष्य की तर्क करने की क्षमता बहुत हद तक उसके वातावरण से निर्धारित होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अरविंदो मुख्यतः किसके लिए विख्यात हैं?
राजनैतिक विचारधारा, क्रांतिकारी कार्यकलाप, लाइफ डिवाइन या माता के साथ संबंध। तो सही उत्तर है अरविंदो या महर्षि अरविंद अपनी पुस्तक लाइफ डिवाइन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इस पुस्तक में मनुष्य के आध्यात्मिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया है और अरविंदो ने सुपर माइंड की अवधारणा भी प्रतिपादित की थी। सुपर माइंड याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित है। एक कथन और कारण है, इसके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, प्लेटो का न्याय सही कार्य करने की प्रवृत्ति का प्रतिपादन करता है, बिल्कुल सही है। अन्याय झेलने से अच्छा है अन्याय करना, ये सही नहीं है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत जब आप पढ़ते हैं तो वो नैतिकता पर आधारित है, ये सही कार्य करने की प्रवृत्ति का प्रतिपादन करता है। अन्याय झेलने से अच्छा है अन्याय करना, ये प्लेटो ने कहीं नहीं कहा है। तो ये ए सही है लेकिन आर गलत है। प्लेटो के अनुसार न्याय जो है सही कार्य करने में है और न्याय का कार्य विशेषीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन वो करता है। वो कहता है कि व्यक्ति वही कार्य करे जिसमें वो योग्य है, तो वो पूरी ईमानदारी से करे, तो इससे जो है उसका कार्य की गुणवत्ता अच्छी होगी और जो है राज्य में एकता और आदर्शवादी वातावरण निर्मित होगा। प्लेटो ने कहीं नहीं कहा है कि अन्याय झेलने से अच्छा है अन्याय करना, और प्लेटो के लिए न्याय समाज में नैतिक एकता स्थापित करने का जो है माध्यम है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की संविधान सभा के अंदर कौन अल्पतंत्र समूह था? नेहरू, पटेल, प्रसाद और आजाद। नेहरू, पटेल, प्रसाद और आजाद। और ये किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन। देखिए, ग्रेनविल ऑस्टिन ने नेहरू, पटेल, प्रसाद और आजाद को संविधान सभा के अंदर अल्पतंत्र समूह कहा था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। राजनीतिक नेतृत्व तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के नेताओं में निहित था और इस नेतृत्व के शीर्ष पर नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महत्वपूर्ण थे। और इन चारों लोगों की टोली को ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान सभा के अंदर अल्पतंत्र समूह कहा था। अगला प्रश्न है सत्यवीर की कथा जिसका अनुवाद गांधी जी द्वारा गुजराती में किया गया था, वो किस में थी? द प्रिंस में, डायलॉग्स ऑफ प्लेटो में, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में या वार एंड पीस में? तो सही उत्तर डायलॉग्स ऑफ प्लेटो। दोस्तों, गांधी जी के द्वारा डायलॉग्स ऑफ प्लेटो का अनुवाद गुजराती में सत्यवीर की कथा के नाम से किया गया था। गांधी जी प्लेटो के संवाद शैली से प्रभावित थे। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज के लिए संवाद शैली का ही चयन किया था। देखिए, अगला प्रश्न है स्वराज ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, ये भारत की पूर्ण अभिव्यक्ति की घोषणा होगी, ये कथन किसका है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वराज ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, ये भारत की पूर्ण अभिव्यक्ति की घोषणा होगी, ये कथन किसका है आपको बताना है। तो सही उत्तर ये कथन महात्मा गांधी का है। गांधी जी ने स्वराज को व्यापक रूप में लिया। उनके अनुसार स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक स्तर पर विदेशी शासन से स्वाधीनता प्राप्त करना नहीं, बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक स्वाधीनता प्रदान करना भी है। आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। राजा राममोहन राय का कार्यकाल दोस्तों या जीवन काल 1772 से 1833। सर सैयद अहमद खान का 1817 से 1898। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक ये 1856 में पैदा हुए और 1920 में इनकी मृत्यु हुई थी। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर, याद कर लीजिएगा, 1861 में इनका जन्म हुआ और 1941 में मृत्यु हुई। तो आप यहाँ से ऐसे क्लियर कर सकते हैं। राजा राममोहन राय
1772 से 1833, सर सैयद अहमद खान 1817 से 1898, बाल गंगाधर तिलक 1856 से 1920 और रविन्द्रनाथ टैगोर 1861 से 1941। तो सही क्रम आपका हो जाएगा 4, 2, 1 और 3। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। LT ग्रेड परीक्षा, सामाजिक विज्ञान और TGT PGT परीक्षा के लिए मुख्य रूप से उपयोगी ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होगा। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।